अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। आज के भी इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कलअदम जमात की जानिब से मुज़ाहिरों और मार्च का ऐलान कर दिया गया है, जिसकी वजह से हुकूमत और रियासत सभी ने अपनी अपनी तैयारी भी कर ली। हमने ये देखा कि फैज़ाबाद को मुकम्मल तौर पर बंद भी कर दिया गया है। अगर हम बात करें कि मुरीदके की बात करें, कामों की GT रोड की बात करें, लाहौर की बात करें, तो तमाम शहरों में जितने भी जो लिंक्स रोड हैं उन तमाम को बंद कर दिया गया है और मुज़ाहिरीन के दरमियान और इंतज़ामिया के दरमियान कहीं ना कहीं हमें जो झड़प के जो वाक़यात हैं वो भी रिपोर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए जुड़वा शहरों की, इस्लामाबाद और रावलपिंडी की, तो मेट्रो सर्विस को भी बंद कर दिया गया है। फैज़ाबाद का हम आपको बता चुके हैं कि उसको भी बंद कर दिया गया है। अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी ने महंगाई के खिलाफ कल से मुल्क भर में एहतजाज और रैलियों का ऐलान कर दिया है। हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है और ऐसा ही कुछ फैसला हमने ये देखा कि PTM की जानिब से भी सामने आया था। ऑपोजिशन हमें महंगाई के मामले के ऊपर एक पेज पर नज़र आती है, मगर अपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने अपने तय जो है ऑपोजिशन एहतजाज करती हुई नज़र आ रही है। PDM, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUIFA और उनसे जो मुल्हक़ा जो दीगर जो जमातें हैं PDM के जो प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं वो अलग एहतजाज करती हुई नज़र आती हैं। जमात इस्लामी अलग एहतजाज कर रही है। पीपल्स पार्टी ने अब अलग से पूरी कंपेन चलाने का फैसला किया है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे IMF के हवाले से भी, महंगाई के हवाले से ही इसी के साथ लिंक करेंगे। IMF के साथ मुज़ाकरात में ज़िम्मेदारान ये कह रहे हैं कि IMF के साथ मुज़ाकरात में बहुत करीब तक पहुँच चुके हैं, मगर तफसीलात नहीं बता सकते। वो क्या तफसीलात होंगी ये भी एक सोचने की बात है। और इसके साथ साथ हुकूमत ने एक बार फिर बिजली महंगी करने का फैसला कर लिया है और ये तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक और अहम जो पेशअप हुई है, पहले हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से ये बयान सामने आ रहा था कि भारत के साथ बात की जा सकती है अगर वो अपना जो किरदार है वो ज़िम्मेदार अदा करे। और आज ही जो है कल जो बयान आया है मशीर क़ौमी सलामती मोहम्मद यूसुफ का, उनका ये कहना है कि भारत अगर साजगार माहौल बरकरार रखता है या फिर रखता है तो हम भारत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। वो कौन से माहौल की बात करें, किस साजगार माहौल की बात करें, इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है चौधरी खादिम अली मांडला, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त का। सर सबसे पहले सवाल ये कर लेते हैं कि कलअदम जमात की जानिब से एहतजाज और मार्च का ऐलान किया गया है, क्या समझते हैं कि जो नवंबर 2020 में मौजूदा हुकूमत जो है इनके दरमियान जो मुआहदा हुआ, उस मुआहदे के अंदर हुकूमत ने गलत तरीके से डील कर लिया, क्या हुआ, या फिर वहाँ मुज़ाहिरीन की जानिब से भी कुछ शिद्दत दिखाई जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अब्बास। देखिए पूरे मुल्क में एक जिस तरीके से परेशानी का आलम है, उसकी वजह ये है कि सब पाकिस्तानी हैं, सब आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम की उम्मती हैं, कलमा गो हैं। किसी भी एक जान का अगर ज़िया होता है तो दुख जो है ना वो बराबर है। ऐसे ही ये नहीं, क्योंकि जो हमारे सरकारी अहलकार हैं, पुलिस हो गए, रेंजर हो गए या दूसरी एजेंसीज के लोग हो गए, वो तो हुक्म के ताबे हैं। ऐसे कि जो स्टेट ने, जो रियासत ने, जो हुकूमत ने उनको अहकामात देने हैं वो उन अहकामात के ऊपर अमल पैरा होते हैं और होना भी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये कोई आज की बात नहीं कि TLP जिसको कलअदम किया गया है कि यानी कि नवाज शरीफ दौर से लेकर आप देख रहे हैं कि उस वक्त के वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने एग्रीमेंट किया। फिर जब ये हुकूमत आई तो मेरा ख्याल ब्रिगेडियर एजाज शाह वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने एग्रीमेंट किया। उसके बाद फिर दोबारा शेख रशीद ने एग्रीमेंट किया, फिर अभी किया। कितने एग्रीमेंट मुआदे हो चुके हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अवाम पाकिस्तान भी ये चाहती है कि अगर कोई बंदा हुकूमत बेज़ाते खुद अगर मुआहदा करती है अपनी रियाया के साथ, अपने मुल्क में रहने वाले लोगों के साथ, और बरबला उसका इजहार भी करती है, इन राइटिंग भी मुआहदे मौजूद होते हैं, तो उन मुआहदों के ऊपर अमल क्यों नहीं? कि अगर ये मुआहदा इस काबिल नहीं था कि आप अमल नहीं कर सकते थे तो आपको पहले दिन से मुआहदा नहीं करना था। और फिर तो अभी मेरा ख्याल है कि मुआहदे में काफ़ी लचक भी आ गई है कि भाई वो ये इसरार नहीं कर रहे। अभी जो मुआहदा हुआ है कि भाई आप जो सफ़ीर है फ्रांस का उसको बाहर भेजें, वो कह रहे हैं कि भाई पहले भी यही था कि आप असम्बली में पेश कर दें और उसके ऊपर बहस करा लें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो भी असम्बली से करारदाद पास हो जाएगी उसके ऊपर वो अमल पैरा
मानने को उसको तैयार है और पूरा मुल्क जाहिर है शेख रशीद की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जो परसों जो शाम 6 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि हम तमाम मायदों के ऊपर जो हमने जो शराइत लिखी थी अफ्रीकन के दरमियान जो तय पाई थी, हम उसके ऊपर अमल दरामद के लिए तैयार हैं, मगर दूसरी जानिब से शिद्दत दिखाई जा रही है कि आप सफ़ीर को बाहर निकालें। वो सफ़ीर तो मौजूद नहीं है, जो उनके नाज़िमुल अमूर हैं उनको बाहर निकाला जाए। वो ये कहते हैं कि अभी भी वो बाजिद हैं कि आप उन्हें बाहर निकालें। देखो मेरा ख्याल है कि मुआहदे के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है। मुआहदे के अंदर साफ है कि आप पार्लियामेंट में लाकर उसके ऊपर बहस करवा लें और जो भी पार्लियामेंट फैसला करेगी उस फैसले को मानने को वो तैयार है। और दूसरी बात, जब ये मुआहदा किया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बैरून मुल्क थे, सऊदी अरेबिया दौरे के ऊपर थे, पूरी दुनिया के सामने आकर शेख रशीद साहब ने ये कहा कि आप मंगल तक वहाँ ही पड़ाव रखें और मंगल तक जो है ना इंशाल्लाह आपके जो हैं ये जितने भी बातें हैं जो मुतालबात हैं उनको हम तस्लीम कर लेंगे और ये एक जो रह जाएगा जिसके मतलब जो है ना वो भी तैयार है और मुल्क भी तैयार है और वाम भी तैयार है, हुकूमत खुद भी कह रही है उसको निकालना मुश्किल है, तो वो भी कह रहे हैं ठीक है बहस करा लो पता तो चल जाए। तो अभी मेरा ख्याल है कि जो मुआहदे किए हैं हुकूमत ने उसमें लचक का मुजाहरा करे और अवाम पाकिस्तान को इतनी मुश्किल में ना डाला जाए कि जिस तरीके से ज़ाहिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिस तरीके से 60 दिन के लिए रेंजर को जो है ना तो तैनात कर दिया पूरे पंजाब के अंदर है, तो मेरा फोर्सेज आएगी। अच्छा सर, आपको पता है कि ये बड़ा सेंसिटिव और हसास एक मौजू भी है। हमने इससे पहले अगर ये देखा, ये भी एक तल्ख हकीकत है कि जब हमने देखा कि साबिक़ा हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो उस वक्त यही अपोजिशन थी, PTI थी और यही शेख रशीद साहब से जिन्होंने जलाओ घेराव की बातें की, जिन्होंने इन्हीं के साथ जाके यकजहती का इजहार भी किया और कहा कि मुल्क को आग लगा दें, ख़त्म नबूवत के ऊपर, लोगों के ईमान के ऊपर शक किया गया, हत्ता कि एहसन इकबाल साहब के ऊपर हमला भी हुआ। तो ये आपको लगता नहीं है कि मज़हब को एक टूल बनाकर अपने इक़्तिदार के लिए ज़रिया बनाना, PTI इस चीज़ के बारे में इतना गुमान नहीं कर रही थी, जो अब जो चीज़ें वो खुद फेस कर रही है ये मकाफ़ात अमल नहीं है, तो और क्या है? क्या हमारे सियासतदानों को इन चीज़ों से सीखना नहीं चाहिए कि मज़हब को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें? अगर पुरानी चीज़ों को बातों को लेते हैं या बयानात को लेते हैं, तो मेरा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के अपने बयानात बिल्कुल कि हम फैसलाबाद बंद करेंगे, लाहौर करेंगे, कराची करेंगे, हर शहर का बाकायदा तरीक़ों के साथ ऐलान कर करके ये अमल किया। फिर जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी उसने कराची में कोई ट्रैफिक नहीं चलेगी, कराची पूरा बंद होगा, कोई बाहर आके दिखाए तो सही। और ये शेख रशीद जो वज़ीर दाखिला, तो इसके अपने बयानात बार बार मीडिया दिखा भी रहा है जिसमें वो खुद कह रहा है कि जलाओ गिराओ आग लगा दो, आपको पता नहीं है कि तहरीक लब्बैक वालों की ऐसी तहरीक चलेगी, इनको जो है ना वो कहीं का नहीं छोड़ेगी, इनकी कमाई हुई दौलत किसी काम नहीं आएगी। तो मेरा ख्याल है आज वो सारी चीज़ें वही तरीके लब्बैक है, उन्हीं के मतलब कल आपका स्टांस और था, 2 दिन आप कुछ और कहते हैं, एक दिन आकर जो है वो सारे स्टांस बदल के कहते हैं नहीं जी ये हो गया वो हो गया। लेकिन हम ये समझते हैं कि मुल्क के अंदर जैसे दहशतगर्दी का एक माहौल है, वो इंटरनेशनल जो ताकतें हैं वो पाकिस्तान में अमन ख़राब करना चाहती हैं। जिस तरीके से TLP वाले ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर कोई भी मसल्ला इश्खास नहीं है, अभी वे कौन लोग को सिखा वो फायरिंग करके पुलिस वालों के ऊपर जो है वो फायरिंग कर रहे हैं, उनको शहीद कर रहे हैं, उनको ज़ख्मी कर रहे हैं। तो ये भी देखने वाली बात है कि ऐसे मौक़ों के ऊपर ऐसे जो है साजिशी शरपसंद अनासर जो है वो ऐसे दर्दों इजलासों जलूसों के अंदर दाखिल हो जाते हैं और वो आग लगाने की कोशिश करते हैं ताकि ये आग भड़के और ये ज़्यादा इंतशार इस तमाम तर सूरत हाल में अगर हम बात करें कि कलअदम TLP जो क़यादत है, क्या उनको अपना ज़िम्मेदाराना किरदार अदा नहीं करना चाहिए कि आपका मुल्क इस चीज़ का मुतहमिल नहीं हो सकता? आपकी अगर अफ्रीकन अगर मुआहदे हो भी रहे हैं तो आप करें, शूरा के तहत करें और वज़रा के दरमियान करें या आला क़यादत के सतह के ऊपर जो है वो मुज़ाकरात के ऊपर करें, मगर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि कुफ़र और गद्दारी के फतवे आप सरेआम बांटें, सड़कों पर आकर बांटें, सोशल मीडिया पर बांटें। किसी के ईमान के ऊपर हम कैसे शक कर सकते हैं? देखिए बात यह है कि ये फतवों की जहाँ तक बात है ना, तो फतवे तो हर पार्टी सियासी हो वो किसी को गद्दारी के फतवे देते हैं, किसी को कुफर के फतवे देते हैं, ये तो पुरानी बातें हैं और इनकी तायद नहीं की जा सकती, इनकी नफी की जा सकती। इनसे इज्तनाब करना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए कि ये चीज़ें नहीं है कि हर बंदा कलमा गो है अभी ये तो किसी, लेकिन हाँ ये चीज़ें देखो हमारा जो ईमान जो तकाजा करता है, ईमानी तकाजा तो यही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुताहरा के ऊपर जिसका कामल ईमान नहीं है तो वो मुसलमान नहीं।
हो ही नहीं सकता, मुसल्लम बात हो ही नहीं सकता। तकाजा तो यही है कि आका अलैहिस्सलाम की नमूस के ऊपर मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर दुनिया में कहीं भी कोई सरकार की नमूस के ऊपर को बात करता है तो उसको हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और ईमानी तकाजा तो यही है तो को सफ़ीर को बाहर निकाला जाए, लेकिन चूँकि हमारे अंदर तपड़ नहीं है इतने, हम ये कर नहीं सकते। हमें यूरोपीय यूनियन का फिर इंटरनेशनल जो है वो जो अमदाद और खिरात और भीख और ये वो सारा कुछ मांगना वो हमें इजाज़त नहीं देता, वो एक अलग इशू है। तो उसी के लिए तो हम कहते हैं कि डिबेट करा लो, जो भी फैसला होएगा वो TLP ये कह रही है कि ये जो भी कर ले, लेकिन ये मानी तकाजा तो यही है कि यहाँ नहीं होना चाहिए था वो सफ़ीर को। लेकिन अभी चूँकि वो मुल्की मामलात हैं, मुल्क चलाने हैं, वो कई मुल्क उनके साथ लिंक है, ये जो तमाम चीज़ें हैं बिल्कुल ये बड़ा एक हमने पहले आगाज़ में कहा कि हसास और सेंसिटिव एक जो मौजू है, इसके ऊपर यकीनी तौर पर मजहबी एक चीज़ को इस्तेमाल करते हुए या फिर एक शिद्दत दिखाते हुए या फिर एक ख़ास एक ऐनक से इन तमाम अमूर को देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुल्की मुफाद में जो चीज़ें हैं हमें उस पैराहे में इन तमाम चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। माड़ा साहब, प्रोग्राम का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं और फिर बात कर लेते हैं महंगाई के ऊपर। महंगाई से आम आदमी बहुत परेशान है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तो कहा था कि मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, चीखें निकलवाऊंगा। कहा तो बज़ाहिर अपोजिशन के लिए था, मगर ऐसा लग रहा है कि आवाम के लिए शायद उनका जो बयान है वो बिल्कुल दुरुस्त साबित होता हुआ नज़र आ रहा है और आवाम के ऊपर सूट करता हुआ फिलहाल नज़र आ रहा है। बिजली एक बार फिर से पेट्रोल बढ़ने के चांसेस फिर हैं, पेट्रोल की कीमतें सऊदी अरब से आपने इमदाद ले ली है मदद के नाम के ऊपर, मगर उसके बावजूद भी आवाम को जो है वो रिलीफ नहीं मिल रहा जिस तरह से मिलना चाहिए। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, बात यह है कि महंगाई तो कंट्रोल नहीं हो सकती, वो बार बार हम कहता हूँ, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि आकर गलत दिला से झूठ बोलना, भाई आपकी मईशत में इतना दम नहीं है। आपने बाहर से भीख मांगनी है और उनकी टर्म एंड कंडीशन को इम्प्लीमेंट करना है अपने मुल्क के अंदर। उन्होंने कहना गैस बढ़ाओ तो बढ़ेगी, बिजली बढ़ाओ तो बढ़ेगी, तेल बढ़ाओ तो बढ़ेगा, महंगाई करनी है करोगे, अगर नहीं करोगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। जब आप पैसे लेते हैं, कर्जा लेते हैं, वो सूद पे लेते हैं। सूद आप इतना अदा कर रहे हैं कि यौमिया 8-9 अरब रुपया, तो मुझे बताए कि सस्ताई कहाँ से होगी? कर्ज आपका बढ़ता जा रहा है। 122 अरब डॉलर जो है ना वो मुल्क को मकरूज किया। ये इस हुकूमत का काम तो नहीं। अभी ये पिछली हुकूमतें ये जो आकर एहतजाज करने शुरू कर दिए इन्होंने, जो भी पार्टियां हैं अपोजिशन की, मुझे बताएं कि इनकी एहतजाज की तो ज़रूरत नहीं। खुदा के लिए आपके ऊपर इतने इतने बड़े मुकदमात हैं, अंपायर आप लोगों ने बाहर बनाए हुए हैं, असासे आपके नज़र आ रहे हैं, खुदा का वास्ता है वो असासे ले आए। अदारों में तो ये विल ख़त्म होगी, कोई अदारा इस काबिल नहीं है कि वो इन लोगों से, लुटेरों से जो है माल वापस ला सके। अगर ये माल वापस ले आते तो मुल्क में चहल पहल हो जाती, आपको कर्जे ना मांगने पड़ते, आप आवाम को कुछ रिलीफ देते। देखो उस तरफ जो किसी ने जाना नहीं है। इदारों के हवाले से तो आपने बात कर दी, मुझे ये बताएं कि आवाम तो ये कहती हुई नज़र आती है कि हमें ये वाली ईमानदारी नहीं चाहिए, हमारे लिए वो पिछले जो है वही बेहतर थे क्योंकि हर चीज़ में रिलीफ था, सस्ती थी चीज़ें। तो आवाम भी तो ये दवाइयाँ दे रही है, आवाम की दवाइयाँ कौन सुनेगा? आवाम तो इन तमाम तर अमूर को तो नहीं देखेगी ना, आवाम तो अपने रिलीफ को देखेगी। बात यह है कि पहले और आज वालों में फ़र्क क्या है मुझे बताए ना। वही ये आधे आप देख लेना कबीदा में या इन PTI के साथ, ये काफ लीग पहली हुकूमतों का भी हिस्सा रही है, आज भी हिस्सा है। ये शेख रशीद पहली हुकूमतों का भी हिस्सा था, आज भी है। ये शाह महमूद कुरैशी पहलियों के साथ भी आज भी है, बाबर वान भी। ये कितने आपको मैं गिनाऊं? तो फिर सारे वही लोग हैं ना। ये नए कहां से नारा किसने मारा था? नारे से तब्दीली थोड़ी आएगी। तो ये फिर वो तो सोचना चाहिए था जिन्होंने 90 दिन का टाइम दिया। भाई आपने मदीने की रियासत बनानी, लेकिन मिस्त्री तो पुराने हैं ना। जब पुराने मिस्त्रियों को आप लगा देगा भाई आप बुनियादें बनाए तो किस तरह की बनेंगी? तो जब ठेकेदार चाहता है उसके साथ पुराने मिस्त्री हो तो फिर उसमें क्या करें? मुझे बताएं ना कि जो खुद जो मतलूब होंगे तो वो किस तरह के दूसरों को चाहेंगे कि इनका एहतसाब हो। कैसे आज तक एहतसाब के लिए नारा सब ने लगाया, कानून साजी को हुई है तो बताएं। उसकी वजह यह है कि जिन्होंने माल मंगवाना वापस, जिन्होंने मनी ट्रेलें लोगों से लेनी है, उनके पास अपनी मनी ट्रेलें नहीं है। अजाब जी इस मुल्क में मुसीबत यही है कि जिन्होंने मनी ट्रेल लेनी है उनसे खुद मांगते हैं, तो कहते हैं हमारी नहीं है, हमारे से क्यों साहब लेते हो? अभी पाकिस्तान में तो यही है कि अगर किसी मजहबी जमात के करीब जाओ तो वो कहते हैं दीन पे हमला है, किसी सियासतदान को पकड़ो तो वो कहते हैं जमहूरियत पे हमला है,
किसी सिक्योरिटी अदारे के ऊपर वो मुल्क की सलामती के ऊपर हमला है। अगर किसी जज और वकील को पकड़ दो वो कहते हैं जनाब ये तो अदलिया के ऊपर हमला है। तो मुझे बताएं, सब के अपने अपने हमले हैं। तो जो पाकिस्तान के ऊपर हमले कर करके इन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया किया, उसका कौन जिम्मेदार है? उसके मतलब को हिसाब लेने वाला है। किसी ने बाहर जजीरे बना लिए, किसी ने अंपायर बना लिए। अभी मुझे बताए 700 बंदे की लिस्ट जो पंडोरा पेपर में आ गई है, 400 की पनामा लीग में है। इससे पहले कई लीग्स जो है ना हुई है। किसने कार्रवाई करनी है इनके ऊपर? कार्रवाई करने वाला JIT कहाँ है? उन्होंने करनी है ना, जिनके अपने सासे बाहर हैं, जिनकी अपनी पाकिस्तान ने तो कमीशन बनाया था। नहीं, ये एहतसाब वाला तो बिल्कुल एहतसाब वाले मामले के ऊपर भी बात करेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और बात कर रहे थे महंगाई के मौजू के ऊपर। इस हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आम स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने ये कहा कि महंगाई के ख़िलाफ़ उन्होंने पूरे पाकिस्तानी अवाम से अपील की है कि आप लोग निकलें और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलें। इसके साथ साथ उन्होंने एक बार फिर से अदम एतमाद की जो है वो पेशकश की है अपोजिशन सियासी जमातों को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और PDM के प्लेटफार्म को। देखना अब ये है कि किस हद तक जो है इन तमाम जमातों के जो आपस में रब्त हैं वो दोबारा से बहाल हो सकेंगे और हुकूमत को टफ टाइम दे सकेंगे असम्बली के बाहर और असम्बली के अंदर। मारला साहब, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि महंगाई के ख़िलाफ़ आवाम से उन्होंने अपील की है कि निकले, महंगाई बहुत होगी है, हमारा साथ दें और इस हुकूमत को हम घर भेजेंगे। देखिए बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो भी कह रहे हैं, कहने से पहले तो मेरा ख्याल है कि उनके पास सूबा सिंध की हुकूमत है और 18th अमेंडमेंट के बाद सूबे जो है ना खुद मुख्तार कि अपने सूबे में वो सस्ताई करके अगर पाकिस्तान को ये सैंपल देते एक डेमोस्ट्रेशन के तौर के ऊपर कि जनाब हमारे पास सिंध की हुकूमत है, पंजाब में आटा 1150 रुपये का 20 kg अगर बिक रहा है तो सिंध में हम बेच रहे हैं 900 रुपये का या 800 का, तो अवाम पाकिस्तान उनकी तरफ ज़रूर मतवज्जो होती कि यार अगर वहाँ सस्ती चीज़ बिक रही है तो यहाँ पंजाब में क्यों नहीं है, KPK में क्यों नहीं है, या बलोचिस्तान की तो हुकूमत भी बेचारों की दाएं बाएं भी पड़ी है, तो वहाँ क्यों नहीं है। यानी कि आप ये देखें कि यहाँ पंजाब की बनिस्बत सिंध में ज़्यादा महंगाई है। पिछले दिनों देखो ना वहाँ कितने का आटा था, 1500-1600 रुपये का 20 kg का। तो मुझे बताएं कि बिलावल साहब किस तरीके से कैंपेन को आगे चलाएं कि आपको एक सूबा और मसलसल अभी मेरा ख्याल 13 साल हो गया पीपल पार्टी को वहाँ हुकूमत करते हुए, जो हालात सिंध के हैं तो क्या मुल्क ये चाहेगा? को थर के हालात आप देख लें, वहाँ कराची में गंदगी और कचरा देख लें, कचरा तो उठाया नहीं जाता। वहाँ पर अवाम के सामने जब आते हैं तो कुछ काम करके बंदा आए तो फिर लोग मानने को तैयार होते हैं कि बिल्कुल भाई ये पीपल पार्टी का जो मंशूर है ठीक है, इनका एजेंडा ठीक है, इनके पास एक सूबे की गंदम कहाँ से जाती है? पंजाब से नहीं जाती? नहीं, पंजाब ने सिंध की अपनी पैदावार, पंजाब का भी एक अपना एक हिस्सा होता है। नहीं, सिंध की अपनी पैदावार है। क्या कह रहे हैं अब? हमें नहीं पता। तो बात यह है कि वहाँ क्यों महंगा है। बस पंजाब में अगर ये रेट है तो वहाँ क्यों नहीं? कभी खरीदारी नहीं करते, कभी जो है वो एलोकेट नहीं करते, कभी जो है वो उनको देते नहीं है मिल मालकान को। कुछ गन्नम चूहे भी खा गए थे, चूहे खा जाते हैं। फिर गोदामों के ऊपर जो स्कैंडल आए हैं कि गंदम की बोरी की कीमत पता नहीं कितनी है और उसके ऊपर किराया को 3 गुना अरबों के हिसाब से किराए। मुझे बताया कि ये सारी चीज़ें लाचू के जरिए पैसे बाहर जाते हैं, तय खानों से पैसे सिंध से मिलते हैं, बट टीटी काउंट, फलूदा काउंट, पापड़ काउंट, कौन से काउंट। तो ये सारे काउंटों के साथ जब बिलावल साहब कैंपेन पे निकलते हैं या एहतजाज पे निकलते हैं तो लोगों को तो एक एक पल पल याद है, सिरे माले से लेके कौन सी बात भूली है अवाम को। अवाम पाकिस्तान बिल्कुल वाकफ़ है, उनकी आवाज़ पे ऊपर किसने आना है। लेकिन नाअहली इस हुकूमत की ये है कि ना गुड गवर्नेंस दे सके, ना कोई एहतसाब का जो नारा लेके, एहतसाब तो इनके वश का नहीं था। उसकी वजह यह है कि अगर एहतसाब करते तो हुकूमत ही खड़ी नहीं रह सकती, क्योंकि कबीना के अंदर बैठे हुए मेंबरान मौजूद हैं, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के जो अपनी इनकी पार्टी है उसके अंदर बहुत सारे नायब को मतलूब थे। अगर ये सारे सजा याफ्ता हो जाते हैं
या सजाएं डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो फिर हुकूमत कहाँ खड़ी रहती है। इसलिए किसी भी पार्टी के लिए ये तो मुमकिन ही नहीं कि वो एहतसाब सही तरीके से करा सके। अगर वो छान लेके, एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी कि अगर छाननी लगती है 62-63 की, तो मेरा पिछले दिनों वो सिराजुल हक को कहा था कि मेरा ख्याल वो एक सिराजुल हक ही बचेगा, बाकी कहाँ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अपने अल्फाज थे ना। तो बात यह है कि इसलिए एहतसाब का जो एजेंडा, जो नारा था, वो तो लगाना ही ऐसे दुनिया को बेवकूफ़ बनाने का मतलब। गरीब आदमी का, मस्कीन आदमी का एहतसाब थाने में ही हो जाता है बेचारे का। वो एक जो है 500 के अगर एहतसाब मौजूदा हुकूमत की बस की बात नहीं थी जैसा कि आप कह रहे हैं, तो फिर नैब इतना एक्टिव हमें नज़र आया, लोगों को जेलों में डाल दिया, कितने कितने महीनों कितने कितने साल जेलों में रखा। खुर्शीद साहब का केस देख लें कि आप 2 साल रखा, रेफरेंस तक दायर नहीं होते, कुछ साबित तक नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट अदालतें कह चुकी हैं कि नैब का जो इदारा है वो इंजीनियरिंग कर रहा है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, लोगों को एक तशद्दुद का निशाना बना रहा है, बिलखसूस अपोजिशन के हवाले से। तो आपने अगर एहतसाब का नारा मारा था तो बिला तफरीक क्यों नहीं किया? फिर आपने क्यों शुगर कमीशन की खाली रिपोर्ट निकाल दी, आपने उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं की, चीज़ें नहीं की, तो फिर आपने नारे जो मारे थे अवाम को धोखे देने के लिए मारे थे? देखिए बात यह है कि अदारों में इतना दब रही है, अदालत को कोई पार्टी नहीं रोकती, कोई हुकूमत नहीं रोकती, अदालत जो है ना वो आज़ाद है। अदालतें फैसले क्यों नहीं करती? नहीं पूछ सकता कोई, भाई जब दिल करे करेंगे। फिर एक अदालत से फैसला आया, दूसरी से उसका स्टे आ जाता है। अभी आपकी मुजरमा ये मरियम नवाज सजा याफ्ता है, बाहर फिर रही है, कोई पूछ नहीं सकता ना क्यों फिर रही है। नवाज शरीफ जमानत पर है, अदालतों में रह लूट कर सजा याफ्ता कैदी था। दुनिया में ऐसी को मिसाल मिलती है आपको? किसने बाहर भेजा? कैदी हो, काबीना का किरदार है। कैदी को जमानत किसने दी? कैदी भले कितने कैदी गरीब सबको छोड़ दो यार, क्यों उनको बंद कर रखा? कि ये कोई स्पेशल है कि जितने मुजरिम है बड़े बड़े जिन्होंने मुल्क को लूटा है वो सारे जेलों से बाहर को नजर आ रहा है। मेरा ख्याल 2 साल जो खर्शीद शाह है वो भी आ गया, सारे ही आ गए ना, सारे ही आ गए। शर्जील में आसम आसफ जरदारी, फरियाल, इधर आसफ, ख्वाजा आसफ, दूसरे सारा शरीफ फैमिली, कोई बदर है अंदर? तो मुझे पता है कि सबको पता है कि इनके ठिकाने जेल नहीं है, ये इक़्तिदार के लिए पैदा किए हुए हैं। ये जब इक़्तिदार का नंबर आता है जो फिट भी हो जाते हैं, इनको कोई बीमारी नहीं लगती। अगर इनको जेल में 10 से रहना पड़े सर कुछ साबित भी तो करना पड़ेगा ना। अदालतों के ये जेलों में भी रहे, इनको जेलों में भी रखा है, रेफरेंसेस किसी पर दायर करते हैं, किसी पर नहीं करते, जेलों में रखा, साबित भी तो करें। अदालत के आगे कोई प्रूफ रखेंगे तो अदालतें फैसला सुनाएंगी। किसने करना है? इदारे करें, नैब करें, जिसको ऑन करते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ऑन करते हैं, आप करें। कौन सी नैब, कहां से ये करें जिसको सारी चीजें बताएं। नैब का तरीका कर क्या? मैं शुरू से कहता हूं कि अगर 2 डाकुओं को, चोरों को, लटेरों को कहा जाए कि एक थानेदार जो है वो अपॉइंट करना है तो वो किस तरीके का करेंगे? तो ये इन्होंने मिली भगत के साथ जो लगाया हुआ है जवेद, जो भी जा रहा है मेरा को 2-3 महीने और इसको जाएगी। तो मैं तो शुरू से कहता हूँ कि ये अपॉइंटमेंट किन की है? ये कैसे उनके खिलाफ भी है? वो खिलाफ शलाफ बातों में यानी किया क्या है यार? जेलों में डाल दिया। तो जेलों में जेल जमानतें होगी ना, वो तो कहते हैं यही तो नाहली इदारे की आई ना, सबूत तो दी नहीं। सबूत कैसे दे? कहां से सबूत दे? तो फिर वज़ीर-ए-आज़म इन गिरफ्तारियों को ऑन क्यों करते हैं? हमने अंदर डाल दिया, उसकी अपनी वीडियो आई, उसका कोई मुल्क में पता चला, किसी ने पूछा कि इंक्वायरी कर रहे थे, इदारा जाती हम कार्रवाई कर रहे हैं, इंक्वायरी किधर है? वो तो उनको जवाब देना चाहिए ना। आपके पास इतने क्रेडिबल लोग होंगे, जब हर बंदा वो एक जज ने जो फौत हो गया अरशद मलिक क्या था वो उसकी वो पुरानी वीडियो, वो हर बंदा तो वीडियो बना के बैठा हुआ है। तो मुझे बताए एहतसाब कैसे होगा? जब पीछे जाते हैं ना तो वो कहते हैं अच्छा भाई इसकी भी ले आओ वीडियो, एक ऐसे भी काम किया हुआ कोई ना कोई। कौन लेके आता है? जो देते हैं ना वो साथ वीडियो भी बनाते हैं। सही। ये जैन को नदे बुच्चे थोड़े हैं कि जनाब पैसे दे दिए और इनको नचाट रहा और वो रिकॉर्ड नहीं रखते। वो रिकॉर्ड इसलिए रखते हैं कि कल ये कहीं बैठे तो हमारे ऊपर जो है वो इनकी गिरफ्त ना हो, हमें ना पकड़े। तो ये सारा बंदोबस्त होता है। ये तो वो सिसिलियन माफिया, गॉड फादर, वो इस तरह तो नाम इनको नहीं मिले। उनका यही काम होता है कि बड़े तरीके से प्यार से ला के, वो बड़े बड़े लोग इधर गुजरे, आपने देखा नहीं? नामों के फतावे तो बात कर चुके कि किसको नहीं मिले, सभी को मिले। इफ्तिखार चौधरी का बेटा, वो क्या नाम था उसका? अरसलान। वो उसका क्या क्या था? वो टिकटें किधर से उधर से। अभी ये जो बिलावल की बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं एक ही करोड़ से पैसे जाते थे टिकटों के, यान अली के भी और इसके भी।
तो मुझे बताएं कैसा एहतसाब? एहतसाब वाला चैप्टर क्लोज है। अभी ये है कि बस खरीदो फरोख्त, जिसके पास माल ज़्यादा है वो जब जो चाहे वो कर ले। अच्छा, अगर एहतसाब वाला चैप्टर क्लोज है तो पीटीआई के अभी ख़ुद वज़रा कहते हैं कि नायब ने उनकी हुकूमत को बड़ा बुरा इम्पैक्ट डाला है और उसकी वजह से असरात जो आवाम जो है उनको ब्लेम करती है हुकूमत को। अगर एहतसाब वाला चैप्टर क्लोज है तो जैसे मालम जब्बा के केसेस क्लोज किए जा सकते हैं, नायब उनका ऐलान करके इनको इंक्वायरी बंद कर देता है, तो वैसे फिर वो दीगर सियासी लोगों के खिलाफ भी बंद कर दें। फिर क्यों लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, रिहाइयाँ भी हो रही हैं, सारी चीज़ें करें? वज़ीर आज़म साहब कह दें फिर जो खुद ऑन करते हैं उनकी गिरफ्तारियों को। सियासतदान ये समझता है कि शायद ये मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, जबकि फ़ायदेमंद नहीं होता। वो अंदर पता है कि भाई आज तारीख ही पढ़ दी है, वो अदालतों में मशहूर है, क्या मिलेगा? तारीख तारीख तारीख, बंदा मर गया, तारीख जो है बरकरार रहती है। तो बात यह है कि ये जो अदारे हैं ये भी अपने जनाब वो दौड़ नहीं होती कि हमारी भागनियाँ देख, आनी जानी देख, वो तरीक़े देख, बंदे भाग रहे। और माशाल्लाह फिर निज़ाम ऐसा है कि बंदे जो है वो घर में होते हैं, ज़मानत हो जाती है, छुट्टी वाले दिन अदालतें खुल जाती हैं। कहने के लिए गरीब आदमी के लिए तो नहीं, व्हाट्सएप के बजाय चेंज हो जाते हैं, बेअकल सारा कुछ हो जाता है मुल्क में। देखते हैं ना आप, जब ये सारा कुछ देखते हैं तो फिर मुझे बताएं किस चीज़ की तवक्को है अवाम को? अवाम बिल्कुल इन चीज़ की तवक्को से बाहर निकले और हुकूमत तवज्जो दे। अभी देखो ना महंगाई है, अवाम सिसक रही है। जब महंगाई से तंग है अवाम तो उनकी तरफ तवज्जो दे। जो हमारी अपनी ज़ाती पैदावार है मुल्क की, जिसमें गंदम है, चावल है, चीनी है, सब्जियां हैं, जो भी है ज़रूरियात। अच्छा, एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म कशकोल लेकर दोस्त ममालिक से मदद मांगते फिर रहे हैं। अरे तो मदद के बगैर तो वो भी नहीं चल सकते थे। ये सारा बेड़ा गर्क तो इन्हीं लोगों ने किया हुआ है ना। मेरे ख्याल इन्होंने क्या करना था? ये नैब को ये भी वो चल रहे, इसका भी खाता जाता तो ये बाहर है ना, तो बात ही करेंगे भाई। जब इन लोगों को बंद नहीं रखोगे आप लोग, कितना बंद रखें, कितना बंद रखें? जेलों में डाल, सजा देनी है यार। बंद करने का क्या मकसद है? तो 6 महीने 4 रख लिया, सजा के लिए साबित होना जरूरी है तो भाई यही तो चीखो पुकार करते हैं कि लाखों करोड़ों के जो मराद मिलती हैं लोगों को, वो इसीलिए मिलती हैं कि अवाम नास को इन जो है ना जो लुटेरे इनसे जान छुड़ाएं। साबित करना पड़ेगा। मजीद भी मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद लाज़मी प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और बात करेंगे अपने प्रोग्राम के अगले मौजू की जानिब। और मशीर कौमी सलामती मोहम्मद यूसुफ की जानिब से अहम बयान सामने आया, जिस पर उन्होंने ये कहा है कि भारत अगर साजगार माहौल बनाए तो भारत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, भारत के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। तो मांडला साहब ये बताइएगा कि वो किस साजगार माहौल की बात कर रहे हैं कि जिस साजगार माहौल में पाकिस्तान और भारत जो है वो एक कमरे में और एक छत तले बैठ सकते हैं। देखिए अब्बास, बात ये है कि ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है ये आए दिन हर 2-4 माह के बाद एक बयान दागते हैं। जो पहले वो चंद दिनों के लिए आया था कि खजाने का वजीर क्या हमाद अजहर, तो आते ही उसने कहा जी भारत के साथ जो है ना हम तजारत शुरू करते हैं, उनसे चीनी जो है मंगवाते हैं, कपास मंगवाते हैं। तो मेरा ख्याल है उसको भी विड्रा किया फैसले को फ़ौरन उन्होंने। भाई अब कैसे कर सकते हैं? अभी ये प्राइम मिनिस्टर गया सऊदी अरब में जा खड़े को कह रहा था कि कश्मीर का मसला हल हो जाए। भाई हल हो जाए ना, हम भी चाहते हैं हल हो, लेकिन जब तक हल नहीं होता तो इस तरीके के बयान देना है। मुझे बताएं कि एक तरफ मुईद यूसुफ का ये बयान, वो कल ही मेरा वो फवाद चौधरी जो इत्तलात का इनका वजीर है, वो क्या बयान दे रहा था कि भारत जो है वो सपोर्ट कर रहा है वो TLP को चिड़िया के दिए वाले। तो मुझे ये बताएं कि एक तरफ तो वो उनके ऊपर उधर इल्ज़ाम लगा रहे हो। कल एक दिन हुआ है कि वो एक कैदी ज़िया मुस्तफ़ा, पाकिस्तानी कैदी, उनको अपनी जेल से बाहर निकाल कर ये पहुँच जो मकबूजा कश्मीर में उन्होंने हलाक कर दिया है। पाकिस्तान मैच जीतता है, उधर उनका गज़ब और गुस्सा और जबर और जुल्म कश्मीरियों के ऊपर कई जो है ना सतह के ऊपर जो है वो बढ़ जाता है, वहाँ रहने वाले मुसलमानों के ऊपर जुल्म बढ़ जाता है। आप आराम से बयान, ये बयान भी मुझे जो है ना वो शक पड़ता है कि ये जो कह रहे हैं ना कि हम बता नहीं सकते कि IMF जो है ना उसके साथ हम वादे के करीब पहुँच गए हैं, तो उसकी तफसीलात नहीं बता सकते। तो यह मेरा ये उधर से डिक्टेशन मिलती है अब, और पहली हुकूमतों में मिलती रही हैं
ये आज ये हुकूमत नहीं है, इससे पहले पीपल पार्टी को मिली कि इनको फेवरेट मुल्क जो है ना वो तजारत के हवाले से जो है ना वो करार दिया जाए भारत को। कभी किसी को कुछ की नवाज शरीफ भी किया, और कभी मोदी को घर, कभी जंदाल को इधर था उधर, कभी जाकर उनके साथ मुल्क। ये पुरानी रीत है। लेकिन अवाम पाकिस्तान जब तक मकबूजा कश्मीर आज़ाद नहीं करवाते, अवाम किसी को सफेद नहीं करेगी, कोई भी हुकूमत हो। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हमारी से बात नहीं कर रहे कि अगर क्या कर, वही एक दफा बयान दे दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि जब तक वो 5 अगस्त 2019 वाले स्टेटस के ऊपर वापस नहीं आते हम बात करने को तैयार नहीं है। तो बयान की क्या जरूरत है? कौन सा साजगार माहौल है कि जब तक वो पिस्पाई इख्तियार नहीं करते, उसका स्टेटस जो है मकबूजा कश्मीर का वो उसको बहाल नहीं करते, तो आप बात कैसे करते हैं? प्राइम मिनिस्टर का बयान और इनका बयान, वो आपस में मिलाओ तो सही, कोई लाइन तो मिलाओ, कोई दुनिया को क्या बता रहे हैं हम, क्या मैसेज दे रहे हैं? वो कल ही हमने यौम सियाह मनाया, 74 साल हो गए हैं कि मकबूजा कश्मीर को जो है वो गैर कानूनी जो है वो उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। जब फौज वो अपनी दिन ब दिन बढ़ाता जा रहा है, 10 लाख से फौज उसकी तजावज़ कर चुकी है। वहाँ जबर और जुल्म इतना हो रहा है कश्मीरियों के ऊपर, और यहाँ हम जो है कभी तजारत, कभी साजगार। कौन सा साजगार है? मेरी समझ से बाहर है, और ना ही वाम पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करती है। पाकिस्तान एक मुल्क ऐसा है जो कलमे के नाम से बना है। इसमें पहला जो हमारा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं पाकिस्तान के ऊपर को कंप्रोमाइज़ करे, और या कोई कश्मीर के ऊपर सौदेबाजी की बात करता है या उससे बेसपाई इख्तियार करता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये सारी हुकूमतें जो भी बरसरे इक़्तिदार आती हैं उस वक़्त उनके एजेंडे, उनकी डायरेक्शन कहाँ से लेते हैं, कहाँ से नहीं लेते, ये हमारी समझ से बालातर है। अच्छा, आपने दुनिया की आपने बात की, तो दुनिया को ये भी तो नज़र नहीं आता कि 74 बरस से हमने देखा कि कश्मीर के ऊपर गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा है। फ़लस्तीन की अगर मिसाल ले लें, मुसलमानों के ऊपर जुल्म तशद्दुद किया जाता है। ऐसी ऐसी जुल्म बर्बरियत की दास्तानें रकम की जाती रही हैं, और अब तक जिनका सिलसिला जारी है उसके ऊपर तो दुनिया कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये इंसानियत के अलंबरदार कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि खामोशी से अपने काम कर रहे हैं, बल्कि तिजारत से, भारत से मज़ीद तिजारत के फ़रोग़ की बातें कर रहे हैं। तो अगर कहीं ना कहीं हमारे सिफारतकारी का भी मसला है कि हम दुनिया को सही तरह से कश्मीर की सूरत हाल नहीं बता सके, जबकि ऐसी सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ख़ुद को कश्मीर का सफ़ीर भी कहते हैं। नहीं, ये सफ़ीर या वकील या तकरीर, ये कोई ज़रूरत नहीं है। ये तकरीरों से ज़्यादा होता है या सफ़ीरों से ज़्यादा होता है 74 साल में। यहाँ शमशीरों की ज़रूरत है, जिसको पकड़ने के लिए शायद पता नहीं आपकी टांगें कांपती हैं। और यही मुझे बताया ना कि जब ये अपनी आवाम के ऊपर ये शैलिंग और पथराव और ये सारा कुछ करते हैं, उस वक्त बड़े बहादुर बन जाते हैं। वो वहाँ मकबूजा कश्मीर डिमांड कर रहा है, वहाँ की बच्चियाँ, औरतें, बूढ़े जिनके ऊपर जबर और जुल्म होता है, वो दिन रात आवाज़ें दे रहे, पकार रहे हैं पाकिस्तान को। शारक है हमारी, हम कहते हैं, या कहना छोड़ दो। ये कैसी शारक है जो दुश्मन के नरके में हो और यहाँ बैठ के आप तकरीर, सफीर और वकालतों की बात करें? वो और वो अमली तकाजा मांगती है, अमल मांग रही है। उस वक्त तरफ आपने बढ़ना नहीं है। जब नहीं बढ़ना तो ये दुनिया को यही कहते हैं ना कि यूएन की करारदादें जो हैं उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। दुनिया को हम यही कह सकते हैं, क्योंकि ये मुसलमान है। मुसलमानों के ऊपर जहाँ भी ये करारदादें होंगी, अक़वाम मुत्तहिदा में पड़ी हुई हैं, फ़लस्तीन की पड़ी हुई हैं, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है, इनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। वो चाहते नहीं है कि जहां भी जुल्म मुसलमानों के ऊपर होता रहे, पूरी दुनिया को नजर आ रहा। उनको कौन बताए? क्या उनके सफारत खाने वहां नहीं? क्या उनके रैब वहां नहीं? हर मुल्क की एजेंसी हर मुल्क के अंदर मौजूद होती है। वहां तो वो सफारत खानों को जो सफ़ीर है इंडिया के अंदर, उनको मकबूजा कश्मीर का विजिट तक नहीं करवा सकते कि जहां इतना वहां जुल्म हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये बातें करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। तमाम सूरत हाल में ओआईसी कहाँ पर खड़ी? नहीं, ओआईसी क्या करेगी? आपने खुद करना जो करता है। शारक हमारी है जो ओआईसी है, तो मुसलमान शारक हमारी है जो अक़वाम मुत्तहिदा की है, शारक हमारी है या अमेरिका की है या बरतानिया की है? किसकी है? जिसकी शारक होती है वो खुद तड़पता है, फिर दुनिया आती है। आपने देखा नहीं 27 फरवरी 2019 को जब हमने उनके 2 त्यारे शाउट डाउन किए तो पूरी दुनिया आपकी तरफ मुतवज्जो हुई। बहादुरों की तरफ जो है लोग मुतवज्जो होते हैं। ये बयानों से, तकरीरों से, वकील बनने से, सफीर बनने से क्या होता है? कुछ भी नहीं। करते रहो, 74 साल हो गए, ये चले जाएंगे, दूसरी दुनिया आ जाएगी। वो अल्लाह ताला का आ जाएगा मुजाहिद,
वो आके इंशाल्लाह आज़ादी भी मिल जाएगी। लेकिन ये जो लीड मैं देख रहा हूँ ना, जो मुसलमानों में ये जितने ममालिक हैं, ये नहीं पाकिस्तान, इनमें मैं हाल नहीं देख रहा हूँ। ये तो सारे जो है ना पे सूद खा खा के वो बेग मांग लो जी, वो मुल्क ना कर उठ जाए जी, वो वहाँ से कोई हमें मदद नहीं मिलेगी, तो ये इस तरह वो आज़ादी नहीं मिलती। तो मेरा ख्याल है कि मुरतब फहरिस्त जो है या पॉलिसी जो है उसको मुनज़्ज़म अंदाज में करना पड़ेगा मकबूजा कश्मीर के हवाले से। माड़ा साहब, आखिरी मौजू की जानिब बढ़ते हैं, और हमने देखा कि जब से काबुल के ऊपर तालिबान जो है वो बराजमान हुए हैं, तब से तालिबान की जानिब से ये श्योरिटी तो दी गई कि हम अपनी सरजमीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान को दी, चाइना को दी, ईरान को दी, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तमाम ही पूरी दुनिया को हता कि उन्होंने दी। मगर उसके बावजूद हमने देखा कि शायद किसी और मुल्क की तरफ तो इतना नहीं असर हो रहा या इम्पैक्ट नहीं पड़ता अफगानिस्तान की सूरत ख़राब होने के ऊपर, जितना पाकिस्तान के ऊपर पड़ सकता है और पड़ रहा है। हमने देखा कि जब से तालिबान आए हैं काबुल के ऊपर हमले बढ़ गए हैं सरहदी इलाकों के ऊपर, और हमारे आयरो जो जवान हैं वो अपनी शहादतें दे रहे हैं, और कल भी जो है वो 2 जो एहलकार हैं वो हमारे शहीद हो चुके हैं। तो इन तमाम सूरत हाल के ऊपर हम क्या समझें? क्या तालिबान अपने इलाकों में अपनी रेट नहीं कायम कर पा रहे अफगान तालिबान, या फिर उनकी सरपरस्ती में सारी चीज़ें हो रही हैं? देखिए, बात यह है कि 20 साल वहाँ काबिज रहा है अमेरिका, अमेरिका के इत्तेहादी, और ये आप हमारा दुश्मन भारत, तो उनके वो स्लीपर सेल, उनकी इन्वेस्टमेंट वो वहाँ मौजूद है, इससे भूलना नहीं चाहिए। ये रेट की कोई बात नहीं है। अभी क्या जितने भी मुल्क हैं, पाकिस्तान को आप ले लें, कोई दूसरे मुल्कों की मिसाल आप ले लें, तो सारा कुछ होने के बावजूद ये इस तरीके के जो स्लीपर सेल हैं वो काम करते रहते हैं। इसके में जो है वो उनकी जो अफगानिस्तान की हुकूमत है उनको ब्लेम करना तो मेरा ख्याल गलत है। तो बात यह है कि वहाँ स्लीपर सेल जो भी हमने जितने भी अटैक पाकिस्तान के ऊपर हुए हैं अफगानिस्तान की तरफ से, उनका जब भी सुराग लगाया गया तो उसके ताने बाने जाके उसी भारत के साथ मिले। यहाँ कलबोशर जदेब जिंदा मसाल, यहाँ दहशतगर्दी कराची के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, केपी, जहाँ जहाँ भी धमाके हुए, जो भी हुआ उसका सुराग कहाँ जाके मिला? भारत में। यानी कि 66 कैंप उन्होंने, जो ट्रेनिंग कैंप जो है ना वो अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, जहां हमारे जो लैद की प्रधानतंत्री में है BLA और दूसरे तीसरे जो भी जाते थे वो वहां जाके ट्रेनिंग लेते थे। सारे हमने डोजियर में एक एक चीज हमने दी। आप मतलब लास्ट कमेंट में ये जानना चाहूंगा कि आप ये चाहते हैं कि अभी तालिबान को मजीद वक्त लगेगा अपनी रेट कायम करने में? बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। चौधरी खादिम अली मारना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।